लिनार्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, लिनार्ड और हर्ट्ज ने एक ऐसे इफ़ेक्ट के बारे में सोचा जिसमें इन्होंने रेडिएशंस को एक मेटल सरफेस के ऊपर गिराया, इंसिडेंट कराया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया, इन्होंने ये सोचा कि अगर मेटल जो होता है उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकाल के किसी सर्किट में ले लिया जाए तो कंडक्टिंग कराई जा सकती है, करंट फ्लो कराई जा सकती है। और उस इफ़ेक्ट का नाम इनके ऑब्जर्वेशन के नाम पर रखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने की कोशिश की इन्होंने, सोचा ऐसा। ओके, तो ये है लिनार्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। किया कैसे? सिंपल, एक जिंक की प्लेट ले ली, ये जिंक की प्लेट है, जिंक की प्लेट ली, उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। क्यों हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, अभी बात करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को इसके ऊपर गिराया। जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस यानी कि फोटोन, हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स को यानी कि ऑलमोस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को इसके ऊपर गिराया। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, आप जानते हैं विबज्योर पैटर्न में वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और वायलेट के नीचे आप आ जाएंगे अल्ट्रा वायलेट, तो वो फ्रीक्वेंसी और भी हाई है, उसकी एनर्जी और भी हाई है। तो उन फोटोन्स के पास बहुत हाई एनर्जी होती है, वो हाई एनर्जी लेके जिंक प्लेट के पास आए। जिंक प्लेट के पास जैसे ही वो फोटोन जाते हैं, जिंक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होके जिंक की प्लेट को छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, एमिटेड, इनको कहते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फिर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फिर जम्प्ड आउट इलेक्ट्रॉन, जंप होके बाहर आ गए ये। तो ये इन्होंने सोचा, ये ऐसा इफेक्ट इन्होंने बनाया, स्टार्टिंग की कि ऐसा भी कोई इफेक्ट हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, सिंपल। क्या ऑब्जर्वेशन निकाले? सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस इंसिडेंट किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि वही फ्री हैं। पॉजिटिव चार्ज तो फ्री नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर है, वहाँ तक जाते ही नहीं रेडिएशन। ओके, अब क्या होने वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की प्लेट से बाहर निकलेंगे, मेटल के सरफेस से बाहर निकलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस फॉल होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज का बाहर जाना का मतलब ये होता है कि उसकी नेगेटिविटी कम हो रही है, उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ये बात हम हाउ डज चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी में भी देख चुके हैं, है ना। क्योंकि कोई भी एटम होता है जनरली कैसे होता है, जनरली कोई किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब पहले अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे, अब 2 बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रोटॉन कितने? अभी भी 6 हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं गए ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो हम इन टोटल में अगर देखेंगे तो 6 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, 6 - 4 + 2 प्रोटॉन के बराबर जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 3.2 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। क्योंकि दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, दैट इज़ 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। वो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव में होता है। सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की जो होती है, जो कूलम ने बताई थी, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब इसके बाद क्या है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस फॉल कराए जाएंगे, भेजे जाएंगे, गिराए जाएंगे, इंसिडेंट कराए जाएंगे, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के जो फोटॉन्स हैं वो जाकर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे मेटल की प्लेट के और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, तो जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तीनों ऑब्जर्वेशन उसके बिहाफ पर इन्होंने बनाए। एक ही बात को 3 तरह से इन्होंने लिख दिया। क्या लिखा कि ये जो जिंक की प्लेट है, अगर पहले से न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके पास नहीं है, यानी कि सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है,
तो उस केस में क्या है, जैसे रेडिएशंस आए कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसका पॉजिटिवली चार्ज हो गई ये प्लेट, ठीक हो गया। तो वही है, न्यूट्रल है, इंसिडेंट कराया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, पहले से ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, और आपने और हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन उसके ऊपर गिरा दिया तो क्या होगा, हर केस में इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलना है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा। तो वही है कि अगर जिंक की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज और भी इंक्रीज हो जाएगा। जिंक की प्लेट अगर पहले से निगेटिवली चार्ज है, पहले से ही वो निगेटिव है, तो उस केस में भी क्या होगा, पहले से ही निगेटिव का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस अमाउंट में है। ये किसी भी मेटल की प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करना, नेगेटिवली चार्ज करना, इसके बहुत सारे प्रोसेस हमने टर्म 1 में स्टडी किए हैं, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद होगा आपको, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इंडक्शन प्रोसेस था, है ना, विदाउट टचिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं वहाँ पर आपने देखा। उस तरह से अगर मान लीजिए पहले से जिंक की प्लेट के पास अगर निगेटिवली चार्ज है, आपने हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन डाला, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे। हर केस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। उस नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होने को आप कहिए या तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, या कहिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर जिंक की प्लेट पहले से नेगेटिवली चार्ज है तो उस केस में उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा रहे हैं हर केस में। उसके बाद ये इनका एक बेसिक फिनोमिना था जो लिनार्ड और हर्ट्ज ने सोचा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और आगे चल के ये काफ़ी काम आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देखते हो सोलर सेल में भी हम यूज़ करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स लाइट, याद रखिए, फोटो मीन्स लाइट, फोटोन से लिया गया नाम है फोटो, है ना, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, चार्जेस का मूवमेंट। और साथ में इन्होंने क्या यूज़ किया है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप साथ में कनेक्ट कर दिया जिंक की प्लेट को के साथ। ये एक कंडक्टिंग वायर है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रास, ये कॉर्क लगा देते हैं यहाँ पर रबर का, और फिर ये ब्रास का पीस होता है, ब्रास पीतल, और फिर ये हैं गोल्ड लीफ जो आपको नज़र आ रही हैं, दोनों गोल्ड की पतली पतली 2 लीव्स हैं। तो क्यों कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए ना, बताने वाला कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, वो कैसे पता चलेगा? या तो कोई वहाँ पर ऐसा मीटर होना चाहिए जिसमें दिखाई दे कि हाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इंडिकेशन मिले कि हाँ भाई हो गया। तो उसके लिए क्या है कि ये जो लीव्स हैं ये रिपेल होना शुरू हो जाती हैं, पहले काफ़ी क्लोज होती हैं ऐसे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं वैसे वैसे ये पॉजिटिव चार्ज होती चली जाती है, और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये रिपेल करती हैं एक दूसरे को। कई सारी लगा के रखते हैं, ऐसे रिपेल करना शुरू कर देती हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इनके पास आएगा उतना ज़्यादा ये रिपेल होने लगेंगी, ऐसे रिपेल हो जाएंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने आउट करवा दिए हैं। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब मज़े की बात इसमें क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप याद कर लीजिए, इनके इन्वेंटर हैं विलियम गिलबर्ट। कौन है? विलियम गिलबर्ट ने बनाया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक तरीके का ये काउंटर है, बताने वाला है ना, कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। कब बताया था इन्होंने? 1787 में, ये भी याद कर लीजिए। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है लिनार्ड और हर्ट्ज ने मिलके 100 साल के बाद किया, 100 साल के बाद, यानी कि यहाँ पर 100 ऐड कर लीजिए। 1887 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। 100 साल के बाद इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सोचा कि ऐसा भी कोई इफेक्ट हो सकता है। फिर आगे चल के क्या हुआ कि लिनार्ड और हॉलवेश, 2 साइंटिस्ट थे, लिनार्ड यही और एक हॉलवेश, इन दोनों ने मिलके कि भाई अब कन्फर्म हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ये देखिए, ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन ही डालना है। क्यों डालना है हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन? आप मान लीजिए आपने इंफ्रारेड रेडिएशन डाल दिया,
है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। विबजियोर पैटर्न याद रखिए, विबजियोर पैटर्न में रेड कलर की वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है विबजियोर पैटर्न में, है ना, जो हमारा विजिबल पैटर्न होता है, जो प्रिज्म में आप देखते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे करके जो देखते हैं, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, उसमें एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम उस रेड कलर की लाइट को भी यहाँ पर गिराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बहुत मुश्किल से हो पाएगा, या ना के बराबर होगा या नहीं होगा, आप ये कहिए, या फिर आप वेट ही करते रह जाएंगे, होगा ही नहीं। और आपको तो फ़ैन चलाना है, बल्ब जलाना है, वो कैसे जलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो जाके एनर्जी देगा, तब जाके वो चलेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए। अब जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए कि क्या है, क्यों हम हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को ही प्रीफर करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंस्टेंटली परफॉर्म कराने के लिए, कि इंस्टेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए। अगर रेड कलर या फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के पास तो और भी हाई वेवलेंथ होगी, रेड से ऊपर वाली वेवलेंथ इंफ्रारेड, इंफ्रा मतलब ऊपर, तो अगर उसकी वेवलेंथ और हाई है, फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी उसकी, और एनर्जी भी कम होगी। तो अगर वो रेडिएशन हम इसके ऊपर डालेंगे, किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर आप डालेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, गिराएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जिंक की प्लेट के पास या कि जिस मेटल के आप गिरा रहे हैं ऊपर, तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो एक फोटोन आया इंफ्रारेड रेडिएशन का, उसने अपनी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, सपोज इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आ गई वो 5 जूल है, और उसे बाहर जाने के लिए उस मेटल में से 10 जूल चाहिए, तो 5 जूल उसे मिली, तो अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर आने के लिए उसको चाहिए 10 जूल। तो उस केस में क्या हुआ, अब एक फोटोन ने तो 5 जूल दे दिया, बाहर आने के लिए चाहिए 10 जूल। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। तो वेट करेगा थोड़ी देर तक कि दूसरा फोटोन आए और 5 जूल दे दे, तो 5 + 5 10 जूल हो जाए और मैं बाहर निकलूँ। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक दूसरा फोटोन आएगा तब तक अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आपको याद होना चाहिए कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक वो मेटल के अंदर रहते हैं, वो ब्राउनियन मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं, अनसर्टेन मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलॉइड करते रहते हैं। तो अगर कोलॉइड करेंगे तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र करेंगे। अभी जो 5 जूल मिली, हो सकता है अगले फोटोन के आने तक वो 5 जूल और इधर उधर के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो चुकी है, फिर उसके बाद 1 ही जूल रह गई, फिर से एक फोटोन आया 5 जूल लेके, हो सकता है मिली उसे, लेकिन पहले अब 1 है, 5 हो गई, 6 हो गई, 6 से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब इसमें इतनी देर लग जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, या बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत देर के बाद 1-2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो इस कंडीशन की वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टार्टिंग से ही भैया ऐसे इंसिडेंट रेडिएशंस भेजो। तो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यूज़ किया, या फिर वायलेट कलर ले लीजिए या ब्लू कलर ले लीजिए, इनके पास फ्रिक्वेंसी होती है, अच्छी खासी एनर्जी होती है, बढ़िया, और उससे ये इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, उनको हम बाहर निकाल के कंडक्शन प्रोसेस में ले सकते हैं।